Good morning, student. Today we are going to discuss your lecture on grouping of cell which are identical in nature. जो कि कैसे हैं, सेम. जैसे 1.5 सेल है. जैसे आपने नोट किया होगा कि जब आप सेल्स लगाते हो किस में, याद होगा आपको, रिमोट के अंदर, तो सभी सेल्स के ऊपर 1.5 लिखा होता है. तो आप क्या करते हो, एक सेल के पीछे दूसरा सेल, फिर तीसरा सेल, फिर चौथा सेल, तो डेट इज कॉल्ड बैटरी. तो वो जो आपके सेल की अरेंजमेंट है वो सीरीज अरेंजमेंट है. और सेल कैसे हैं, एक जैसे हैं. ये तो नहीं कि एक बड़ा सेल ले लिया आपने, फिर एक छोटा ले लिया, फिर एक बहुत बड़ा सेल ले लिया, ऐसा नहीं करते आप. सभी सेल एक जैसे होते हैं. तो वही अरेंजमेंट जो है आपका वो हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हमने नाम दिया सीरीज ग्रुपिंग ऑफ द आइडेंटिकल सेल्स. अब सीरीज अरेंजमेंट जब ले रहे हैं हम, तो देखिए ये सेल है, ये भी सेल है, ये भी सेल है. इनके साथ मैंने स्मॉल आर इंडिकेट किया. स्मॉल आर जो है आपका वो क्या है, आपका स्मॉल आर आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? स्मॉल आर जो है आपका वो इंटरनल रेजिस्टेंस है, जो कि कनेक्ट किया गया है किसके साथ, सेल्स के साथ दिखाया गया है. एक्चुअल में रेजिस्टेंस हमने शो किया है डायग्राम में, कुछ बुक्स के अंदर शो नहीं कर रखा, लेकिन आपको क्लैरिफाई कर दूं कि ये जो हमने आर लिया है ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर दिखाएं. हम सिर्फ वर्बली भी बात कर सकते हैं और उसको मिटा भी सकते हैं. यहाँ पर ओनली यहाँ पर ईएमएफ दिखाएंगे हम, लेकिन मैंने शो कर दिया आपको ताकि आपके दिमाग में हो. और मैंने लिख भी दिया कि ये जितने भी रेजिस्टेंस है कैसे हैं, आपके इंटरनल रेजिस्टेंस है, जिनको सभी को हमने सीरीज में जोड़ दिया विद द हेल्प ऑफ योर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दैट इज आर विच इज विजिबल इन द सर्किट. क्लियर? विजिबल होगी आर रेजिस्टेंस आपकी, लेकिन ये विजिबल नहीं होते. अगर हम बात करें टोटल ईएमएफ, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ रखा था कि अनआइडेंटिकल सेल को अगर जोड़ दें तो हमारा ईएमएफ क्या आता था, याद है आप सभी को. और उसके स्पेशल केस में हमने लिया था कि अगर सेल एक जैसे हो तो क्या रिजल्ट होगा. तो याद होगा, अगर सेल को जोड़ दें, ई इक्विवेलेंट किसके बराबर आया था हमारा, याद कीजिए, वो E1 प्लस E2 प्लस E3 अप टू एंड सो ऑन. तो यहां पर कितने हैं, एन टर्म्स हैं आपके, कितने एन टर्म्स हैं, अप टू कितना टर्म जा रहा है, ये एन टर्म्स जा रहा है. मैं लिख देता हूं अप टू एन, यहां पर लिख दिया मैंने टर्म. ठीक है. अब अगर सेम है तो आप देखिए E प्लस ई एट अप टू सोन कहां तक जाएगा, एन टर्म तक जाएगा. ये कहां तक जाएगा, एन टर्म तक जाएगा. अगर ई प्लस ई करते हैं तो 2e होता है, अगर 3 होते तो 3e होता है, अगर 4 होता तो 4e होता. अगर n है तो आंसर कितना आएगा, ne. तो e इक्विवेलेंट कितना आएगा हमारे पास, ne आएगा. ध्यान दीजिएगा, e इक्विवेलेंट कितना है हमारे पास, ne आया. सिमिलरली अगर आपको याद हो उस केस में R इक्विवेलेंट कितना आता था हमारे पास, R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन. कहां तक चलता था, Rn तक चलता था. कहां तक चलता था आपका, Rn तक चलता था. तो यहां पर हमारे पास क्या है, R प्लस R अप टू सो ऑन कहां तक जाएगा, n टर्म्स तक जाएगा, n टर्म्स तक जाएगा. तो R प्लस 2R, R प्लस R कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा. अगर ऐसे ही जोड़ते जाएंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, n R आएगा. नोट डाउन कीजिए इस चीज को. सबसे पहले तो ये इजी है, ठीक है. R प्लस R 2R आएगा, R प्लस R 3R हो जाएगा, ऐसे ही 4R हो जाएगा. अगर n हुआ तो कितना हो जाएगा, NR हो जाएगा. सिमिलरली इक्विवेलेंट जो आपका EMF हो वो कितना हो जाएगा, NE हो जाएगा. तो मैं इसको रब कर रहा हूं, सिर्फ रिजल्ट लिख रहा हूं अब, क्योंकि आपको समझ में आ गया ये चीज. तो देखिए हमारे पास जो E इक्विवेलेंट आया, E इक्विवेलेंट वो कितना आया, NE आया. और जो हमारे पास R इक्विवेलेंट आया वो कितना आया, NR आया. क्लियर? अब बात करते हैं कि इसी जो ये सर्किट था इसको मैं थोड़ा सा छोटा बना देता हूं. कैसे? जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, ये आपका एक सेल लिया, इसके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाया, और ये क्या ले लिया मैंने, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिखा दिया, बड़े वाला एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. ठीक, ये R हो गया. करंट हमारा I दिखाया यहां पर, और ये भी कितना I. ये क्या हो जाएगा आपका E इक्विवेलेंट, और ये क्या हो जाएगा आपका R इक्विवेलेंट हो जाएगा. क्लियर होगी ये बात? तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा ये. तो अब बात करते हैं हम टोटल करंट की. टोटल करंट कितना है, यहाँ पर I है. I किसके बराबर होगा, यू नो वेरी, अगर हम बात करें ओम्स लॉ की V इज इक्वल टू IR होता है, तो I किसके बराबर होगा, वोल्टेज डिवाइड बाय करंट. देखा जाए तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज डिवाइड बाय क्या होता है आपका, सॉरी, I की वैल्यू वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस होगा. वोल्टेज डिवाइड बाय क्या होगा आपका, रेजिस्टेंस होगा. क्लियर? इसी चीज का फायदा उठाते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ पर वोल्टेज, वोल्टेज क्या है, ध्यान से देखिए. वोल्टेज, यहाँ पर वोल्टेज का मतलब ईएमएफ है. टोटल ईएमएफ कितनी है आपकी, NE. और टोटल रेजिस्टेंस कितनी है हमारी, R तो है ही है, इसके साथ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी है, R इक्विवेलेंट. क्लियर हो रही है बात? तो इस चीज को हम नोट डाउन करेंगे. अब देखिए कितना आएगा आपके पास, यहाँ पर हमारे पास क्या आया, दैट इज इक्वल टू I. तो I किसके बराबर आया हमारे पास, NE डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो NR आएगा. ये आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ I की वैल्यू आपकी फाइंड आउट हो जाती है.
आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि हमने क्या किया, आई की वैल्यू यहां से फाइंड आउट की, दैट पी आई एन ई डिवाइड बाय आर प्लस एन आर। यहां तक नोट डाउन कीजिए। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे केसेस की तरफ। मैं थोड़ा इसको फ्रंट में लिखता हूं और इसके बाद इसके केसेस को डिस्कस करते हैं। हमारे पास जो आई की वैल्यू आई है वो कितनी आई, एन ई डिवाइड बाय आर प्लस एन आर आई है। ठीक, केस पे चलते हैं हम। पहला केस जो हमने लिया, केसेस ले लेते हैं हम। फर्स्ट केस, ए केस ले लेते हैं। मान लीजिए आपका R जो है वो वेरी वेरी लेस देन NR है। ध्यान से देखिएगा, अगर हमने मान लिया कि जो रेजिस्टेंस हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ये बहुत छोटा है एज कंपेयर टू NR। NR क्या है आपका, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स हैविंग द सेम EMF E। तो यहां पर क्या होगा, अगर ये बहुत बड़ा है NR तो डेफिनेटली R की वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। सेम उसी प्रकार से है कि मान लीजिए आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए पड़े हैं और मैंने आपके अकाउंट में 1 रुपए ऐड कर दिया। तो अगर आपको किसी को बताना है कि आपके अकाउंट में कितने हैं, तो आप ऐसे थोड़ी ना बोलोगे कि 2 लाख रुपए हैं और उसमें 1 रुपया और है, तो बड़ा लेंथी सा अटपटा सा लगता है। तो हम कहेंगे नियरली अबाउट 2 लाख हमारे यहाँ पड़े हुए हैं। क्लियर, इट मींस हमने इसको क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, आर को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो आई किसके बराबर आएगा, ध्यान से देखिएगा, आई किसके बराबर आएगा, एन ई डिवाइड बाय एन आर। तो किसके बराबर आएगा, ये ई बाय आर। तो ये करंट क्या है, ड्यू टू सिंगल सेल। ये करंट किसके कारण आया, ड्यू टू सिंगल सेल। नोट डाउन करेंगे, ये करंट किसके कारण आया, ड्यू टू सिंगल सेल आया। अब बी केस ले लेते हैं। जब आर आपका वेरी वेरी ग्रेटर देन किसके बराबर होगा, एन आर। जब इस किससे ज्यादा होगा, एन आर से, तो उस केस में आपका एन आर नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो आई किसके बराबर होगा, ध्यान से देखिए, एन ई डिवाइड बाय आर। तो हम क्या लिख सकते हैं, ई डिवाइड बाय आर। तो क्या हो जाएगा, करंट इस केस में ज्यादा होगा आपका एन टाइम्स ड्यू टू सिंगल सेल। एन टाइम्स क्या लिख सकते हैं हम, एन टाइम्स ड्यू टू सिंगल सेल, एन टाइम ड्यू टू सिंगल सेल। क्लियर, ध्यान दीजिएगा ये बात। नेक्स्ट हमारा आ रहा है पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ द आइडेंटिकल सेल्स। तो देखिए मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ सेल्स हैं 1 सेल, 2 सेल, देन 3 सेल अप टू m सेल। यानी हमने m टर्म तक सेल ले लिए हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, m टर्म तक, मैं n टर्म नहीं बोल रहा, m टर्म तक मैंने सेल्स को अरेंज किया। और ये आपको नजर आ ही रहा है कि हमने क्या किया, m सेल्स को हमने क्या किया विद इंटरनल रेजिस्टेंसेस R एंड ये सभी के इंटरनल रेजिस्टेंसेस क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, क्योंकि सेल भी क्या आपके आइडेंटिकल हैं। और सभी को कंबाइंडली हमने किसके साथ जोड़ दिया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ जोड़ दिया। क्लियर, ये चीज आपको नोट डाउन करनी है, सभी को जोड़ दिया। अब जोड़ने के बाद अगर हम ध्यान से देखें कि इन सभी के रिजल्ट की बात करें, इन सभी के रिजल्ट की बात करें, तो इसका जो R इक्विवेलेंट है, याद होगा आपको, R इक्विवेलेंट पैरेलल में क्या होता था, 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। कहां तक जाएगा ये, अप टू कितने टर्म्स तक जाएगा ये, m टर्म्स तक जाएगा। क्लियर, m टर्म्स तक जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा 1/R इक्विवेलेंट। अगर मान लीजिए 2 रेजिस्टेंस होते, केवल 2 रेजिस्टेंस, तो आंसर कितना आता, 2/R। याद कीजिए 2/R। अगर 3 रेजिस्टेंस होते तो आंसर कितना आ रहा है, 3/R। 4 होता तो 4/R। अगर m होता तो कितना आंसर आएगा, इजी, m/R। तो यहां से R इक्विवेलेंट किसके बराबर आएगा हमारा, R/m। एक तो ये चीज आपको नोट डाउन करनी है, R इक्विवेलेंट किसके बराबर आएगा, R/m आएगा। अब बात ये आती है कि चलो ठीक है, ये तो आपका आ जाता है। पैरेलल में वोल्टेज क्या रहती है, याद होगा सभी को, पैरेलल में वोल्टेज क्या रहती है, सेम रहती है। अगर फिर भी किसी को लग रहा है डाउट या समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो प्रीवियस लेक्चर अनआइडेंटिकल सेल पैरेलल अरेंजमेंट के अंदर स्पेशल केस देखिएगा 2 सेल्स का, तो लास्ट में आंसर आपका ई आया था। तो दो सेल लिए थे हमने स्पेशल केस में। तो यहां पर भी अगर हमारा पैरेलल अरेंजमेंट होता है तो आपके पैरेलल अरेंजमेंट में वोल्टेज क्या रहती है, सेम। मैं लिख भी रहा हूं, वोल्टेज क्या रहती है, वोल्टेज रिमेन सेम, वोल्टेज रिमेन सेम। किस केस में, पैरेलल अरेंजमेंट में। ध्यान दीजिएगा, पैरेलल अरेंजमेंट में वोल्टेज सेम रहती है। क्लियर, तो हमें ई इक्विवेलेंट निकालने की यहां पर जरूरत नहीं है। वी आर यूजिंग द स्पेशल केस ऑफ द प्रीवियस लेक्चर ऑफ द अनआइडेंटिकल सेल्स। क्लियर, तो ईएमएफ क्या रहेगी, इक्विवेलेंट की। मैं अगर लिखना भी चाहूं तो लिख सकता हूं, ई इक्विवेलेंट किसके बराबर आएगी, ई के बराबर आएगी। क्लियर, नोट डाउन करेंगे सबसे पहले ये। अब चलते हैं हम करंट की तरफ। करंट क्या होगा, अगर हमारा देखें करंट आई, टोटल करंट की बात करते हैं। टोटल करंट क्या होगा, वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितनी होगी, टोटल रेजिस्टेंस R तो है ही है, और साथ में R इक्विवेलेंट। क्लियर, तो किसके बराबर आएगी, E डिवाइड बाय R। और R इक्विवेलेंट जो हमारे पास आई थी वो आई थी R/m, R/m आई थी। तो देख लीजिए कितना आएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ME डिवाइड बाय MR प्लस R। क्लियर, MR प्लस R। यहां तक नोट डाउन कीजिए, उसके बाद स्पेशल केस
पहला केस अगर हम देखें कि अगर रेजिस्टेंस R इज वेरी वेरी लेस देन R इक्वलेंट हो जाए, क्लियर, R इज वेरी वेरी लेस देन R इक्वलेंट हो जाए, ठीक, तो उस केस में क्या होगा आपका, अगर ये R छोटा है तो इट मींस R को नेग्लेक्ट कर देंगे तो I किसके बराबर आएगा, I इज इक्वल टू, R नेग्लेक्ट होगा तो कितना आएगा, R डिवाइड बाय M, दैट इज इक्वल टू ME डिवाइड बाय R, क्लियर। तो करंट ड्यू टू ऑल सेल्स आएगा, करंट ड्यू टू M टाइम्स आ जाएगा, क्लियर, करंट क्या हो जाएगा, M टाइम्स ड्यू टू सिंगल सेल, तो करंट ज्यादा हुआ। अगर ये पहला केस हो गया आपका, दूसरा केस लीजिए, अगर R इज ग्रेटर देन R इक्वलेंट, तो करंट कितना होगा देख लीजिए, अगर R ग्रेटर देन हुआ तो RM डिवाइड हो जाएगा तो कितना आएगा, E बाई R आंसर आएगा आपका, क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यहां करंट क्या हो जाएगा आपका, ज्यादा हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है, क्लियर। अब इसके बाद चलते हैं मिक्स ग्रुपिंग के बारे में, तो इससे पहले आप इसको नोट डाउन कीजिएगा। नाउ इज गोइंग टू एक्सप्लेन द मिक्स ग्रुपिंग ऑफ द आइडेंटिकल सेल। इससे पहले हमने किया सीरीज में और पैरेलल में, दो चीजें आपने क्लियर की हैं। सीरीज वाले केस में हमने n टर्म्स लिया था, पैरेलल वाले केस में हमने m टर्म्स लिया था। उन दोनों को कंबाइन करके मैं मिक्स ग्रुपिंग को समझाने जा रहा हूं आपको। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम बात करें सीरीज की, तो सीरीज वाला केस आपने देखा ये वाला था, या फिर ये वाला था, या फिर ये वाला था। तो मैंने क्या किया, ऐसी सी लाइनें बना दी अलग अलग, जिसके अंदर हमारे सीरीज के केस थे और उसको m टर्म्स तक लेके चला गया, यानी ये लाइन 1 2 अप टू m टाइम्स। अगर मैं यहां से देखता हूं 1 2 3 अप टू n टर्म्स, तो अगर मैं इसको सॉर्ट आउट करता हूं, इसको सोल्ड करता हूं, तो मेरा आंसर कितना आया था, याद कीजिए n ही आया था, क्लियर। और उसका रेजिस्टेंस कितना आया था, इंटरनल रेजिस्टेंस NR आया हुआ था। यानी इसको जब मैंने सोल्ड किया तो मेरा ये आंसर आया, अगेन इसको सोल्ड किया फिर मेरा यही सेम आंसर आएगा, क्लियर। और ये कहां तक जाएगा, अप टू m टर्म्स तक जाएगा, ये कहां तक जाएगा, अप टू m टर्म्स तक, क्लियर। आसान लग रहा है आपको इस टाइम पे कि हमारा आंसर कहां तक जाएगा, ये m टर्म्स तक जाएगा। इनको सोल्व किया। अब इस डायग्राम का भी एक सिंगल सेल बनना चाहिए, क्लियर। इस डायग्राम का, पूरे डायग्राम का एक सिंगल सेल बनना चाहिए, लेकिन ये सभी सेल्स कैसे हैं, ये पैरेलल अरेंजमेंट में, ये किसमें है, पैरेलल अरेंजमेंट में। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये किसमें है, सीरीज में, क्लियर। और इनको अगर देखूं तो ये किसमें हो जाएंगे, आपके पैरेलल में। इट मींस जो ये कॉम्बिनेशन चल रहा है, ये वाला कॉम्बिनेशन सारा का सारा किसमें है, पैरेलल अरेंजमेंट में। तो सबसे पहले तो ये डायग्राम बनाइए ताकि आपको इजी हो, उसके बाद इसका कैलकुलेशन पार्ट हम करने जा रहे हैं, क्लियर। नाउ बिकॉज दीज सेल्स ऑल आर इन पैरेलल, और पैरेलल में वोल्टेज क्या रहती है आपकी, सेम। तो देखिए यहाँ पर वोल्टेज कितनी है, यानी ईएमएफ कितना है, NE, यहाँ पर भी कितना NE, यहाँ पर भी कितना NE। ध्यान दीजिएगा, वोल्टेज और ईएमएफ में थोड़ा अंतर होता है, क्लियर। तो ईएमएफ क्या होती है, जो सेल के क्रॉस होती है, जब सेल क्या होता है, ओपन होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ की बात करूं तो यहाँ पर वोल्टेज होगी। तो अगर मैं वोल्टेज बोल रहा हूं तो थोड़ा आप ये मत सोचिएगा कि गलत बोल रहे हैं सर, मैं ईएमएफ के बारे में ही बात कर रहा हूँ। ईएमएफ यहाँ पर NE है तो यहाँ पर भी NE है, यहाँ पर भी कितनी NE। तो टोटल ईएमएफ कितना माना जाएगा हमारा अक्रॉस दीज 2 पॉइंट, इन 2 पॉइंट के अक्रॉस टोटल ईएमएफ कितना माना जाएगा, हमारा NE माना जाएगा। और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगी, सभी पैरेलल में है तो पैरेलल का फार्मूला आपको पता था। तो अगर 1/NR, अगर ये 2 होती तो हमारा आंसर होता 2/NR, अगर 3 होती तो 3/NR, अगर 4 होता तो 4/NR, अगर m है तो कितना आएगा, m/NR। ध्यान दीजिएगा, m/NR, यानी इस सारे का आंसर कितना आएगा, m/NR आएगा। और R इक्विवेलेंट यानी उल्टा करेंगे तो कितना आएगा, NR/M, क्लियर हो रही है, NR/M। तो मैं इसको रब कर रहा हूं, समझाने के लिए मैंने लिखा था। अब टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट क्या होगी, यानी इस सारे को अगर हम एक्सप्लेन करें तो हमारे पास एक सिंगल सेल आया, ठीक, और उसके बाद क्या आया, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आया। तो इसकी वैल्यू कितनी आई, इसकी वैल्यू आई NR/M, और इसकी वैल्यू कितनी आई, NE, और ये क्या था आपका R, और यहां पर हमारे पास I, और ये भी कितना हो जाएगा I। क्लियर हो रही है बात, यानी तीसरा सर्किट बन जाता है आपका सर्किट जिसमें हमारा सिर्फ एक ही सेल रह जाता है, ठीक। अब यहां पर हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस भी आ जाएगा। तो अब करंट की बात करते हैं, अब करंट निकालते हैं हम। करंट क्या होगा, करंट का मतलब I निकालना है। I किसके बराबर होगा, हमारे पास अफेक्टिव ईएमएफ कितना सर्किट का, NE है। टोटल रेजिस्टेंस कितने बराबर होगा, R, और साथ में कितना है आपका NR/M। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, MNE डिवाइड बाय R प्लस MR प्लस NR, ये क्या होगा आपका I आ जाएगा। तो I की वैल्यू को आप नोट डाउन करेंगे, क्लियर, MR प्लस
NRMNE आ जाएगा। ठीक है, अब बात यह आती है कि करंट कब मैक्सिमम होगा, करंट कब मैक्सिमम होगा, ध्यान से देखते हैं। अब चलते हैं हम इस चीज की तरफ बढ़ते हैं कि हमने कहा कि करंट आपका कब मैक्सिमम होगा। क्लियर, कब मैक्सिमम होगा, जब ये वाली चीज जो है आपकी ये क्या हो जाएगी, मिनिमम। समझ पा रहे हैं कि ये चीज क्या हो जाएगी, मिनिमम। अब इसको हमें थोड़ा सा स्पेशल तरीके से समझना होगा क्योंकि मैथमेटिक्स यूज होगा, तो आप अपना माइंड यूज करते हुए ध्यान से समझेंगे। हमने क्या किया, इस MR और NR को थोड़ा सा इलेबोरेट करके खींच दिया। खींच के हमने कैसे बनाया, हमने कहा कि ये MR प्लस NR क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने क्या किया, ध्यान से देखिएगा, मैंने इसका अंडर रूट का स्क्वायर कर दिया। ध्यान दीजिए, इसका अंडर रूट का स्क्वायर कर दिया। सिमिलरली इसका अंडर रूट का स्क्वायर कर दिया। फिर मैंने क्या किया, इस चीज को यानी ये वाला डॉट लगा दिया और ये डॉट लगा दिया, इन दोनों को प्लस और माइनस कर दिया। क्लियर, क्यों किया, क्योंकि मैं इसका स्क्वायर रूट बनाने वाला हूं। क्लियर हो रही है, स्क्वायर रूट बनाने वाला हूं। तो मैंने क्या किया, इनको माइनस और प्लस कर दिया, इज इक्वल टू सारे का आंसर मिनिमम आना चाहिए। मैंने लिख रखे हैं सारे का आंसर क्या आना चाहिए, मिनिमम। अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तब भी आंसर कितना आता है, MR प्लस NR आता है, तो डेट इज इक्वल टू मिनिमम। अब ये देखें तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, यही बनेगा ना। तो मैंने क्या लिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ये वाली चीज तो यहां ऐसे कैसे रहेगी, इज इक्वल टू मिनिमम। अब आप ये सोचिए कि ये आंसर यानी इन दोनों को सोल्व करके, ध्यान से इसको और इसको सोल्व करके हमारा आंसर कम से कम आना चाहिए। और आपको पता है कि कम से कम आंसर कब आएगा, ये स्केयर है, इसमें अगर हल्की सी भी वैल्यू पुट करेंगे तो उसका स्केयर होकर तो बढ़ जाएगी संख्या। तो अगर मान लीजिए इसको मैं 0 कर दूं तो डेफिनेटली सिर्फ बचेगा हमारे पास ये, तो इसका मतलब मिनिमम। यानी अगर यहाँ क्यूब होता तब भी इसको 0 पुट करते, इसका 3 होता तब भी, अगर इसके 4 पावर होती तब भी, क्योंकि जितनी पावर बढ़ती जाएगी उतना आंसर ज्यादा होता चला जाएगा। अगर हमें टोटल का आंसर कम करना है तो डेफिनेटली इस चीज को 0 ना करते हुए हमें किस चीज को 0 करना पड़ेगा, इस चीज को 0 करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर, और मिनिमम कंडीशन कितना हो जाएगा, MR माइनस NR का होल स्क्वायर किसके बराबर करना पड़ेगा, पुट 0 के बराबर। तो यहां से कितना आ जाएगा, MR इज इक्वल टू NR। फिर सोल्व करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा हमारे पास, मैं यहां पर सोल्व कर रहा हूं, कितना आएगा, MR इज इक्वल टू M कैपिटल R था यहां पर, ध्यान से देखिएगा, कैपिटल R था, दैट इज इक्वल टू NR। R की वैल्यू बन जाएगी NR डिवाइड बाय M, यानी R जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है हमारे पास उसकी वैल्यू NR बाय अगर M हो जाए तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो करंट है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्लियर, ये कंडीशन आपको समझ में आनी चाहिए। अगेन रिपीट करता हूं कि जब भी हमें किसी चीज को मिनिमम करना होता है उस केस में हमें क्या करना होता है, उसको स्क्वायर रूट में स्क्वायर में कन्वर्ट करना होता है, ताकि स्क्वायर में कन्वर्ट करने के बाद हम जो कंप्लीट टर्म आएगी, कंप्लीट होल स्क्वायर आएगा, अगर उसको 0 के बराबर पुट कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर मिनिमम आंसर आएगा। तो दिस इज द कंडीशन फॉर द मैक्सिमम करंट। क्लियर, तो ये आपके टॉपिक थे। जो सेकंड लेक्चर जो हमारा ये लेक्चर चला है अनआइडेंटिकल सेल के बाद आइडेंटिकल सेल का, तो हमने इसको क्लियर किया। तो मैं आप सभी से आशा करता हूं कि आपको आइडेंटिकल सेल के केसेस और अनआइडेंटिकल केसेस सेल के आपको समझ में आए होंगे। आपको ध्यान से इन चीजों को करना है, इसके बेस पे न्यूमेरिकल करने हैं, एनसीईआरटी बेस्ड न्यूमेरिकल करने हैं। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।